तो आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि मेजर स्कैंडल्स इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले एक वर्ड आता है हमारे सामने, स्कैंडल्स। इसका क्या मतलब है, इसको हम समझते हैं। इसका मतलब होता है कि फ्रॉड या फिर एक ऐसा झूठ जो किसी एक मिस्टेक से चलता जा रहा हो एंड उसको छुपाने के लिए बहुत सारे झूठ जो बोलने पड़ते हैं एंड एट द एंड वो सारा एक ऐसा स्कैम बन जाता है जिससे कि निकलना मुश्किल हो जाता है एंड उसके बाद बहुत सारा जो है उस कंपनी का नुकसान हो जाता है। इन जनरल स्कैंडल्स मतलब फ्रॉड ही होते हैं। इसके अलावा इस चीज़ की कोई और डेफिनेशन हमें याद करने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो ये तो हो गया स्कैंडल्स के बारे में। अब बारी आती है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस में क्या हो सकता है जिसको हम फ्रॉड काउंट करते हैं। स्कैंडल्स यानी कि फ्रॉड। देखो, कंपनी जो है, कोई भी कंपनी जो है वो दो तरीके से वर्क करती है। एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। अब इंटरनल में जो है आपकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस होती है जिसकी वर्किंग से आपको उस कंपनी की एक एक्सटर्नल प्रेजेंस देखने को मिलती है। यानी कि एक कंपनी है, वो अंदर से उसके अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस होगी जहाँ पे उसकी हेल्प से बहुत सारा काम किया जाएगा, बहुत सारी एग्जीक्यूशन करी जाएगी एंड जिसके रिजल्ट से जो है हमें एक एक्सटर्नल जो है व्यू देखने को मिलेगा उस कंपनी का। उसकी इमेज बोल सकते हो आप, उसकी ब्रांड पोजीशनिंग बोल सकते हो आप, हज़ारों ही नाम जो है हम इसको दे सकते हैं कि एक्सटर्नल इमेज कंपनी की ऐसी है, उसकी ब्रांड वैल्यू ऐसी है, उस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन ऐसी है। बट वही बात आ जाती है कि एक घर जो है, उसकी घर की जब एक फाउंडेशन स्ट्रांग होती है तो उसी वजह से उस फाउंडेशन के साथ ही जो है वो घर जो है वो उतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा। उस घर की फाउंडेशन जो है जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, यानी कि उसकी जो नींव पत्थर हमने रखा है वो जितना ज़्यादा बेटर होगा, बेटर सीमेंट यूज़ करेंगे, उतना ज़्यादा हमें जो वो घर है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा। जितना ज़्यादा हम टाइम एंड एफर्ट उसमें पुट करेंगे उतना ज़्यादा उस घर का जो है डिज़ाइन एंड ऑल दैट एम्बियंस जो है वो बेटर होगी। तो इसी प्रकार से जो है हमारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है, जब उसमें कुछ ना कुछ फ्लॉज आने शुरू हो जाते हैं तो वो छोटे-छोटे फ्लॉज़ कंपाउंड होने के साथ-साथ एक ऐसा स्कैंडल, एक ऐसा फ्रॉड बन जाते हैं, जिससे जो कंपनी है, वो क्या हो जाती है, मोस्ट केसेस में बैंकरप्ट हो सकती है। दूसरी चीज़, उसको बहुत सारा फाइन लग जाता है एंड तीसरी चीज़, उसकी जो मार्केट में रिस्पेक्ट होती है, वो एकदम से चली जाती है। ऐसे बहुत सारे जो हैं इंडिया में स्कैंडल्स किए गए हैं बाय डिफरेंट कंपनीज। उन्हीं स्कैंडल्स को पढ़ना जो है हमारा काम है इस चैप्टर में। तो सबसे पहला स्कैंडल जो है वो आता है आपका सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज के द्वारा। ये जो है इसको हम एनरॉन ऑफ इंडिया भी बोल सकते हैं। एनरॉन एक कंपनी थी जिसने भी सिमिलर टाइप का जो है स्कैम किया था लोगों के साथ, उसके शेयर होल्डर्स के साथ एंड बहुत सारी चीज़ें जो थी उन्होंने छुपाई थी। अब इनमें जो है सबसे पहले इस स्कैम को हम समझते हैं, ये 2009 में हुआ था। इसके की फीचर्स में जो मेन फिगर थे वो कौन थे? बी रामलिंगा राजू, जो कि इस कंपनी के फाउंडर थे। सबसे पहले एक कंपनी शुरू हुई सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज। जैसे हम अभी टीसीएस देखते हैं, कुछ वैसा ही काम जो है ये कंपनी भी करती थी, सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज। अब
इस कंपनी का काम जो था वो हमारे लिए मायने नहीं रखता, ये कंपनी क्या काम करती थी। इस कंपनी ने कौन-सा फ्रॉड किया था वो हमें इस चैप्टर में याद रखना है। तो सबसे पहली बात क्या थी, जो राजू था उसने ये खुद अपने मुँह से बताया था कि मैंने जो है इस कंपनी को इस तरीके से चलाया एंड इस तरीके से इस कंपनी की जो है वैल्यू वगैरह इंक्रीज़ करी एंड इससे मैंने बहुत सारे जो लोगों की जेब से जो पैसे हैं वो निकलवाए हैं। ठीक है? तो राजू ने क्या करा था, जो कंपनी का कैश था, उसके कैश फ्लो को बढ़ा दिया, साथ ही साथ बैंक का जो बैलेंस है, वो इतना कर दिया। He used fake invoices and forced bank statements to show profit that did not exist. तो बेसिकली इसने क्या करा था, इसने फेक इनवॉइसेस बना दिए, बैंक के अंदर जाके भी फेक बैलेंस बैलेंस जो थे वो क्रिएट करे। तो इन इन चीज़ों का नतीजा क्या हुआ, वो जानने से पहले ये क्यों किया जा सकता है वो समझते हैं। एक जब भी कोई एक बिज़नेस जो है कोई फ्रॉड करता है, स्पेशली जब वो अपने जो है बैलेंस शीट्स में जो है बैलेंस जो है उसको बढ़ाता है, कम ज़्यादा करता है, तो वो क्यों करता है? तो उस केस में ये होता है कि जो ब्लैक मनी होती है, उसको व्हाइट करना ईज़ी हो जाता है। क्योंकि जो इस बंदे ने पैसा जो था उसको इंक्रीज़ किया है, जो एक्चुअल में एग्ज़िस्ट भी नहीं करता, वो पैसे की जगह कौन-सा पैसा लेगा, आपकी ब्लैक मनी। जो भी पैसा जो इल्लीगली कमाया गया है, उस पैसे को इस तरीके से जो है व्हाइट मनी में कन्वर्ट करा जाता है। बहुत सारी कंपनीज़ जो हैं इंडिया में, वो छोटे लेवल पर भी ऐसा कुछ करती हैं जिसमें वो फेक जो है उनकी इन्वेंट्री कहीं होती नहीं है, बट स्टिल उनकी जो इन्वेंट्री पड़ी होती है उसमें 2 करोड़ 3 करोड़ का जो है इनवॉइस चल रहा होता है एंड छोटे लेवल पर जो है इतनी प्रॉपर ऑडिटिंग हो भी नहीं पाती, सब कुछ ऑनलाइन ही हो जाता है। तो उस वजह से जो है ये स्कैंडल्स जो हैं ये चलते ही रहते हैं। बट इंडिया में जो है कंपनीज़ एक्ट जो 2013 और 15 का था, उसकी मदद से बहुत सारी कोशिश करी जा रही है कि इन चीज़ों को मिनिमाइज़ किया जा सके। अब इसका रीज़न क्या था ये फ्रॉड होने का? देखो, अगर कोई कंपनी अपने बैलेंस को फेक दिखा रही है, अपने प्रॉफिट्स को फेक दिखा रही है, तो वो अपने आप में एक फ्रॉड है, क्योंकि उससे ट्रस्ट बिल्ड होता है, जितना उसकी इमेज सुधर रही है लोगों में, लोग उसके आईपीओ में भी पैसे डालेंगे एंड वो पैसा सारे के सारा इस फाउंडर की जेब में गया था। तो जिस वजह से इन सभी जो लोगों का लॉस हुआ था एंड लॉस होने की वजह से इस कंपनी को हमने एक स्कैंडल जो है घोषित कर दिया। अब सबसे पहली बात, ऑडिट फेलियर हुआ था, ठीक है? उनके जो वाटर हाउस थे या फिर जो भी उनके जो वेयर हाउसेस थे, राइट? उनमें जो था प्रॉपर कोई वेरिफ़िकेशन हो नहीं पाई थी, तो जिसकी वजह से इन लोग को पता ही नहीं चला कि जो हमारा ये सत्यम कंप्यूटर सर्विस है, इनमें जो फ़ेक बैलेंसेस हमें शो किए गए हैं। उसके बाद बोर्ड की जो इनइफ़ेक्टिवनेस थी, वो भी एक रीज़न होता है, क्योंकि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, उन्होंने क्वेश्चन ही कभी किया नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि 2 तरीके के डायरेक्टर होते हैं, एक होते हैं इंडिपेंडेंट, एक होते हैं जिसको हम नॉन एग्ज़ीक्यूटिव भी बोलते हैं एंड दूसरा हम जो है नॉन एग्ज़ीक्यूटिव एंड दूसरे होते हैं एग्ज़ीक्यूटिव। अब जो एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं, वही मोस्ट केसेज़ में सब कुछ हैंडल करते हैं एंड वो उन्हीं में जो होते हैं, वही जो है फाउंडर भी होते हैं, वही बिज़नेस को मेनली रन कर रहे होते हैं। तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पास ऑब्वियस सी बात है, शेयर जो है नंबर ऑफ इक्विटी भी ज़्यादा होती है एंड जिसकी वजह से जो है आपके जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वो ज़्यादा कंट्रोल में होते हैं। तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का हमने पहले भी पढ़ा है कि यही काम होता है कि वो क्वेश्चंस करे, वो जो माइनॉरिटी पे स्टेक होल्डर्स होते हैं उनका स्टैंड, उनके लिए स्टैंड ले, उनके लिए क्वेश्चनिंग करे कि कंपनी में ग्रोथ कैसी होगी, राइट, कोई स्कैम ना हो जाए। ये सब सारे क्वेश्चंस जो थे एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के होते हैं। पर इस केस में क्या हुआ कि जो आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर था, ठीक है, उसने कुछ क्वेश्चन ही नहीं करा, ठीक है, एंड द मुर्की इन्वेस्टमेंट। तो उसके बाद जो है
इंटरनल कंट्रोल्स भी जो थे, वहाँ पे कोई विस ब्लोअर मैकेनिज़्म नहीं था। इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई स्कैम, कोई फ्रॉड वगैरह चल रहा है, उसको रोकने के लिए जो है, एक ऐसी संस्था बनाई जाती है जो कि इस चीज़ को रोक सके। बट उस कंपनी में ऐसा कुछ था ही नहीं। तो रिज़ल्ट क्या हुआ इवेंचुअली जो था, अ, ये कंपनी का जब स्कैंडल बाहर आया, बहुत सारे लोगों का लॉस हुआ। तो बाद में इसी कंपनी को जो था टेक महिंद्रा ने खरीद लिया। एंड इसमें जो था प्रॉपर ऑडिट, रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स जो था इसको मेंटेन किया गया। एंड ये जो कंपनी है अभी जो है टेक महिंद्रा के अंडर चली गई है। इसमें बस यही याद रखना है। उसके बाद सत्यम स्कैंडल को इंडियाज एनरॉन भी कहा जाता है। Was a massive 7,000 crore accounting fraud orchestrated by B. Ramlinga Raju, the founder and former chair of Satyam Computer Service. The fraud was publicly exposed on January 7, 2009, when Raju confessed to manipulating the company's financial statement for years to project a false image of high growth and profitability. अब जो है ये वाला जो फ्रॉड है, ये राजू ने खुद बताया था, 2009 में बताया था। एंड इसमें तकरीबन तकरीबन 7,000 करोड़ का जो था फ्रॉड किया गया था। एंड इसमें जो मेनली चीज़ें क्या होती हैं कि फिक्शियस एसेट बताए जाते हैं। जैसे मैंने बताया कि इन्वेंट्री जो होती है कि हमारा ये हमारा गोडाउन है एंड गोडाउन में यहाँ पे ये सारा स्टॉक पड़ा है, बट एक्चुअल में रियलिटी ये होती है कि ये सारे का सारा क्या होता है, एम्प्टी होता है। एंड प्रॉपर ऑडिटिंग एंड चेकिंग ना होने की वजह से ये सारे का सारा मैनुअल एंट्रीज को जो है हम काउंट कर लेते हैं एंड इस स्कैम का हम पार्ट बन जाते हैं इनडायरेक्ट वे में। तो 90% जो 94% जो था सारे का सारा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता था। एंड इन द एंड ये स्कैम हैपन हुआ। अब इसमें दूसरी चीज़ जो यूज़ करी गई थी, इन्होंने इन्फ्लेटेड रेवेन्यू यूज़ करा गया था, जिसमें इन्होंने ये बताया था कि हमारा जो ईयरली एनुअली जो है हमारा प्रॉफिट इतना इतना ज़्यादा है। उसके बाद घोस्ट एम्प्लॉयज़ भी रखे गए थे, फेक एम्प्लॉयज़ रखे गए थे। देखो अब मार्केट में अगर कोई कंपनी है, इसको समझते हैं, अगर कोई कंपनी है एंड उस कंपनी में एक सीआर की जो है सेल हुई है, ठीक है, सेल नहीं सॉरी नेट प्रॉफिट या फिर प्रॉफिट बोल सकते हो आप, इसको रेवेन्यू बोल सकते हो, जिस पे जो है अभी टैक्स लगना है। अब टैक्स जो है इस पे मान लो हम एग्जांपल के तौर पे मान रहे हैं कि 30% इस पे टैक्स लगना है इस इनकम पे उस कंपनी के ऊपर। तो अगर तो वो कंपनी सीधा-सीधा बोलती है कि मेरा जो है 1 सीआर का जो है वो प्रॉफिट हुआ है, तो उस पे सीधा टैक्स 30% का लगेगा। तो 30 लाख रुपए जो हैं कंपनी को देने पड़ेंगे इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। एंड ये पैसा उनके पास वापस भी नहीं आ रहा। तो कंपनी क्या करेगी कि एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी है, वो निकाल देगी। यानी कि बेसिकली क्या करेंगे, वो एक्सपेंडिचर दिखाते जाएँगे एंड वो जो एक्सपेंडिचर होगा, उसको दिखाने के बाद उस कंपनी के जो खर्चे होंगे वो ज़्यादा हो जाएँगे एंड प्रॉफिट ऑब्वियस सी बात है वो कम हो जाएगा। एंड प्रॉफिट कम होगा, ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, प्रॉफिट कम होगा, एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा, तो टैक्सेबल इनकम भी आपकी कम हो जाएगी। यानी कि अगर एक चीज़ कम हो रही है, दूसरी चीज़ बढ़ रही है एंड अगर एक चीज़ बढ़ रही है, तो दूसरी चीज़ कम हो रही है। तो इस केस में वो क्या करते हैं, घोस्ट एम्प्लॉइज़ को रखते हैं, यानी कि फेक प्रोफाइल्स दिखाते हैं एंड उनके अकाउंट्स में सैलरीज़ को ट्रांसफ़र करते हैं। एंड मज़े की बात ये है कि वो पैसा इनकी जेब में ही आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ कैश। एंड वो कैश को ये यूज़ करते हैं अपने डेली एक्सपेंसेस में। क्योंकि जब आप टैली या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर में मैनुअली एंट्रीज डालते हो किसी बिज़नेस की, तो वहाँ पे 2 चीज़ों की हम जो है एंट्रीज करते हैं, जिसमें हम लिख देते हैं जनरल एंट्रीज या फिर मिसलेनियस एंट्रीज। तो इन एंट्रीज में हम इस पैसे को यूज़ करते हैं, या फिर जो है वो बंदा कहीं पे भी उस कंपनी के उस पैसे को अपने एसेट्स बिल्डिंग में किसी भी प्रकार से यूज़ कर पाता है। तो ये जो है, ये सारे का सारा स्कैम जो है, ये
चलता है, काफ़ी छोटे लेवल पे भी होता है, ये बड़े लेवल पे भी होता है एंड जब ये बहुत बड़े लेवल पे होता है तो जब आम जनता के बहुत सारे लॉसेस होते हैं, तो उन लॉसेस को रोकने के लिए इस कंपनी को शट डाउन कर दिया जाता है। अब जो है लायबिलिटीज़ की बात करते हैं, तो लायबिलिटीज़ भी 1230 करोड़ की लगभग थी उस टाइम। राजू ने ये बताया था कि इतना लायबिलिटीज़ क्या होती हैं? जैसे किसी से डेब्ट ले लिया, किसी से पैसे उधार उठा लिए, बोरिंग ले ली, तो वो सारा पैसा जो है उसको हम क्या बोलते हैं? लायबिलिटीज़ बोलते हैं। अब इसमें एक टाइगर एनालॉजी को भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। अब टाइगर एनालॉजी का क्या मतलब होता है कि जो है ये लाइक राइडिंग अ टाइगर नॉट नोइंग हाउ टू गेट ऑफ विदाउट बीइंग ईटन। अब मान लो एक अगर आप एक शेर के एक टाइगर है ये, ठीक है? उस टाइगर के ऊपर आप बैठे हो एंड वो भाग रहा है आगे, आगे, आगे। जैसे-जैसे वो भाग रहा है, सॉरी मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। तो एनीवेज़ इसको हम कुछ ऐसा बना देते हैं। ओके, ये कोई भी जानवर है, ठीक है? वैसे टाइगर ही है, चलो। तो ये जो टाइगर है, ये भाग रहा है। जैसे-जैसे ये भागता जा रहा है, आपको ये है कि मैं कैसे उतरूँ? पर आपको ये भी पता है कि जैसे ही मैं उतरूँगा, तो नीचे उतरते ही इस टाइगर ने मुझे खा जाना है। तो कुछ ऐसा ही ये जो है आपका सत्यम स्कैम जो था, सत्यम कंप्यूटर स्कैम्स उसमें हुआ था, जिसमें जो था आपका जो राजू था, ठीक है? जो मेन कैरेक्टर था आपका, इसने क्या करा था, इसने छोटे-छोटे लेवल पे जो थे ऐसे-ऐसे प्रॉफ़िट्स दिखाने शुरू करे एंड ये प्रॉफ़िट्स दिखाने के चक्कर में, उस चीज़ को मेंटेन करने के चक्कर में, कंपनी की इमेज को मेंटेन करने के चक्कर में, ये छोटा-सा लेवल पे किया गया स्कैम बहुत जाके बड़ा हो गया एंड एट द एंड क्या हुआ? वो कंपनी बैंकरप्ट हो गई, वो कंपनी बंद हो गई, उसकी रिस्पेक्ट चली गई एंड इन मोस्ट केसेस जो फाउंडर होता है वो जेल में भी चला जाता है। तो उसके बाद जो है इसी में हम जो है मैकेनिज्म ऑफ फ्रॉड के बारे में भी समझते हैं। तो एनरॉन स्कैंडल जो था वो भी एक इसी तरीके का स्कैंडल था, जिसमें एनरॉन कॉर्पोरेशन जो थी, राइट? जिसके नाम पे ही हमने जो सत्यम कंप्यूटर को भी हम इंडियाज एनरॉन बोलते हैं, वही सेम टाइप का स्कैम इस कंपनी ने भी करा था। इसमें क्या किया गया था कि मार्क टू मार्केट जो है ये अकाउंटिंग यूज़ की जाती है, जिसमें जो है कंपनीज जो हैं अपने फ्यूचर प्रॉफिट्स को ही शो कर देती हैं। पहले हम एमटीएम को समझते हैं, यानी कि क्या है इसका मतलब? मार्क टू मार्केट। मार्क टू मार्केट को हम समझते हैं एंड इसमें क्या होता है कि जो फ्यूचर प्रॉफिट्स हैं, जो कि अभी हुए भी नहीं हैं, उनको भी मेंशन कर दिया जाता है। फेक इनवॉइसेस ले लिए जाते हैं एंड इससे होता क्या है कि वो प्रॉफिट्स आपके इस बार की जो आप रिटर्न फाइल करने वाले हो जीएसटी की, राइट? वो सारी की सारी अभी के टाइम शो हो जाएगी एंड एट द एंड क्या होगा कि आपका जो है नेट जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा होगा एंड जैसे ही वो ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो उस प्रॉफिट होने की वजह से आपके प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो भी ज़्यादा होगी एंड आपकी रिस्पेक्ट भी ज़्यादा बढ़ेगी। लोग आपके अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे। एंड कोलैप्स एंड फॉल आउट कैसे होता है कि मोस्टली जो है ये कंपनीज बैंकरप्ट हो जाती हैं एंड बैंकरप्ट होने के साथ-साथ इनको बहुत सारा फाइन भी देना पड़ता है एंड गिल्ट से ही ये जो कंपनी है ये एकदम डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब ये जो है एनरॉन वाला फ्रॉड जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जो है ये चीज़ ज़्यादा आएगी एंड ये भी जो है कुछ पॉइंट्स हैं उसी एनरॉन वाले स्कैंडल के। ओके, अब इंडिया का जो नेक्स्ट मेजर स्कैंडल है सेकंड नंबर का, उसको हम किंगफिशर स्कैंडल भी बोलते हैं। आपने इसको तो सुना ही होगा, विजय माल्या को। ये जो बंदा था इसने बहुत बड़ा स्कैम किया था। पहले तो इसने जो किंगफिशर जो एयरलाइंस थी वो ये रन करता था, बहुत सारी पार्टीज़ करता था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फेमस भी हो गया था। अब किंगफिशर जो था उसमें जो किंगफिशर मेनली एयरलाइन जो थी
उसका जो है डाउनफॉल शुरू हुआ था, जिसको केएफए भी बोला जाता है। उसमें तकरीबन 9,000 करोड़ का जो लोन था उसको डिफ़ॉल्ट किया गया था। किसके द्वारा? विजय माल्या के द्वारा। अब इंडिया में जो है सेकंड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन यही थी उस टाइम की, एंड सबसे ज़्यादा लग्ज़री भी यही थी। कैफ़े जो था बहुत ज़्यादा छोटे लेवल पे था 2012 में, एंड उसके बाद इसमें बहुत सारी मिसमैनेजमेंट हुई, बहुत सारे जो है डेब्ट लिए गए। डेब्ट क्या होता है? लोन लिए गए, एंड उसी पैसे को ये जो था विजय माल्या अपने लग्ज़री के लिए यूज़ करता था। अब कोर एलिमेंट्स ऑफ स्कैंडल की हम बात करते हैं। सबसे पहला जो था, इसने बहुत सारा डेब्ट ले रखा था। अब डेब्ट की वजह से जो था इसके पीछे बैंक्स पड़ गए। बैंक्स ने इसको बहुत ज़्यादा बोला कि हमें हमारा पैसा वापस करो। बहुत सारी लायबिलिटी बढ़ गई। पैसे की अगर बात करें तो प्रॉफ़िट भी इतना होता नहीं है जो आपकी एयरलाइंस होती हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उसको अफोर्डेबिलिटी भी रखनी होती है, एंड वो हाई मेंटेनेंस वाला बिज़नेस होता है। तो बेसिकली जितना भी ये ऐशो-आराम कर रहा था वो सारा डेब्ट के पैसे पे कर रहा था, एंड वो डेब्ट का पैसा जो था अ, वो जो था डेब्ट का पैसा, उसी पैसे को जब बैंक्स ने वापस माँगा तो इसने मना कर दिया। तो इस हिसाब से जो ये कंपनी थी वो बैंकरप्ट हो गई। इसने तकरीबन 17 इंडियन बैंक से जो था पैसा लिया था, एंड प्राइमरीली सबसे ज़्यादा पैसा इसको एसबीआई ने दिया था, एंड 2025 आते-आते तक जो इसका इंटरेस्ट जो था, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर लोन मिल रहा है तो इंटरेस्ट भी तो पे करना पड़ेगा। तो जब इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, तो वो इंटरेस्ट मिलाकर टोटल 17,000 करोड़ का स्कैम हो गया था। अब ये जो था एक स्ट्रैटेजिक फेलियर था, यानी कि ये प्लान्ड फेलियर था, यानी कि ये जो था एक प्लान्ड फेलियर था, क्योंकि विजय माल्या को पता था कि ये जो कंपनी है, ये इतना ज़्यादा सस्टेन कर नहीं सकती, बट फेमस होने की वजह से इसने क्या कर लिया, उस कंपनी में बहुत सारे लोगों से पैसा डलवाया, एंड वो पैसा लेके ये कहाँ भाग गया? लंदन की तरफ भाग गया। अब लंदन में क्यों भागा? इसका रीज़न ये है कि जो है वहाँ पे इसको प्रॉपरली सिक्योरिटी मिलती है। लंदन में अगर कोई रहता है एंड वो कोई बिज़नेस में इन्वेस्ट वगैरह करता है, तो उसकी जो सेफ्टी का जो है सारा ठेका, वो लंदन जो है वहाँ पे लिया जाता है। अब ये 2007 में हुआ था मेनली, एंड वहाँ पे जो था प्रॉपर बहुत सारा ही फ्यूल की कॉस्ट वगैरह बढ़ा दी इन्होंने। कोई बजट का सिस्टम इन्होंने फॉलो नहीं किया, एंड जो है इसको लग्ज़री ब्रांड बनाने के चक्कर में ये जो है, ये सारा का सारा एक फेलियर साबित हो गया। एलिगेशंस ऑफ फ्रॉड की भी अगर हम बात करें, तो विजय माल्या ने लगभग 3547 करोड़ रुपए का जो लोन था, वो सिर्फ़ अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करे, एंड इसी के साथ-साथ उसने F1 टीम जो थी, वो भी इसी पैसे से ली थी, इसी लोन के पैसे से ली थी। देखो, जब एक कंपनी को लोन मिलता है, तो वो लोन का अगर सही यूज़ नहीं होगा, तो वो कंपनी ऑटोमैटिकली बैंकरप्ट होने ही वाली है। लोन दिया ही इसलिए जाता है कि उस पैसे को यूज़ करके बिज़नेस को क्या किया जाए? ग्रो किया जाए। उस पैसे से उस बिज़नेस को ग्रो किया जाए। बट वो बिज़नेस अगर ग्रोथ की जगह पे अपने ऐशो-आराम पे पैसा उड़ाने लग जाए, तो ऑब्वियस सी बात है वो बिज़नेस जो है वो क्या होगा आपका? फ़ेल होगा। ह्यूमन कॉस्ट की अगर हम बात करें, तकरीबन जो 2000 एम्प्लॉइज़ थे, वो जॉबलेस हो गए एकदम से। उनको बहुत सारे महीनों की सैलरी भी नहीं दी गई थी इस फ्रॉड में। तो इसी वजह से बहुत सारी मात्रा में जो था प्रोटेस्ट एंड लीगल एक्शन इस कंपनी के खिलाफ हुए थे, एंड एट द एंड क्या हुआ, जो है यूके कोर्ट में विजय माल्या को जो है बेल वगैरह मिल गई थी, एंड वहीं पे जो है अब वो रहता है। अभी अगर रिसेंट की बात करें, वो एक पॉडकास्ट में भी दिखा था। राज शर्मानी नाम है उस बंदे का, जिसके पॉडकास्ट में विजय माल्या आया था, एंड वहाँ पे उसने अपने आप को बताया कि मेरे साथ ये हुआ था, बट एनीवेज़ जो फ्रॉड हो चुका है वो तो अब हो चुका है। अब अगर हम नेक्स्ट जो है वो फ्रॉड की या फिर स्कैंडल की बात करें, उसको हम बोल सकते हैं 2G स्पेक्ट्रम स्कैम, जिसमें जो था मेजर पॉलिटिकल एंड करप्शन का बहुत सारा स्कैम हुआ था इंडिया में। जिसमें जो था लाइसेंस जो दिए जाते हैं किसी भी कंपनी को अपना स्पेक्ट्रम के लिए। अब पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, एक कंपनी है, इस कंपनी ने अपने टावर लगाने हैं।
एक कंपनी है, इसने अपने टावर लगाने हैं, एंड एक यहाँ पे एक कंपनी है जिसने अपने जो है वो टावर लगाने हैं। तो ये टावर के अंदर से ये टावर लगाना तो कह सकते हो आप एक तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई लाइसेंस नहीं चाहिए। बट ये जो यहाँ से वेव्स निकलती हैं, इसके लिए एक लाइसेंस लेना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। तो वो लाइसेंस लेने के लिए बहुत सारा पैसा जो है वो जो है दिया जाता है आपकी TIAI को। सॉरी अगर मैं इसके हाँ, ये एक इसकी मुझे फुल फॉर्म अभी याद नहीं है, बट स्टिल ये जो है आपका देखती है सारे का सारा स्पेक्ट्रम के लाइसेंसिंग का एंड ऑल। तो ये जो है ये देखती है कि कितने प्राइस पे लाइसेंस दिए जाने होंगे, ठीक है? तो ये सब चीज़ चल रही थी। While the comptroller and auditor general famously estimated a presumptive loss of 1.76 lakh crore to the exchequer, a special court later accused on ओके। तो इस स्कैम को हम वापस से समझने की कोशिश करते हैं। ये स्कैम किसी एक कंपनी के द्वारा नहीं किया गया था। यहाँ पे स्पेशल मेंशन भी लिखा है, मेंशन भी किया है कि ये मेजर पॉलिटिकल स्कैम था। इसमें जो था बहुत सारा पैसा जो था लाइसेंस देने के लिए लिया गया था, एंड एट द एंड लाइसेंस वगैरह का कोई सीन हो गया था, एंड स्पेक्ट्रम में भी कोई सीन हो गया था जिसकी वजह से तकरीबन 1.76 लाख का जो करो सिक्स 1.76 लाख करोड़ का जो था लॉस हुआ था, एंड 2017 तक आते-आते जो भी जो लॉस था वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। And the scandal centered on Department of Telecommunications issuing 122 new 2G license based on outdated price instead of competitive auction। अब देखो ये यहाँ इस लाइन से हमें जो है ये सारा कंसेप्ट समझ आ जाएगा। अब ये क्या होता है कि ये जो स्पेक्ट्रम होता है ये अलग-अलग स्पेक्ट्रम होते हैं, 2G, फिर 3G, फिर 4G स्पेक्ट्रम, फिर 5G स्पेक्ट्रम। बेसिकली अगर 2G स्पेक्ट्रम का है सिस्टम, तो इसमें क्या है कि 2G में आपका जो है नेटवर्क मिलेगा सिम के द्वारा, 3G में 3G सिम मिलेंगे, 4G में 4G सिम का नेटवर्क मिलेगा आपको। यानी कि आपकी अगर कोई कंपनी है, वो कंपनी जो है टेलीकम्युनिकेशंस की कंपनी है, तो जो भी आपको लाइसेंस मिलेगा उसकी रेंज आपको देखने को मिलेगी। अगर अगर हम बात करें तो जियो एंड एयरटेल ने जो था पहले 5G के जो है टावर ले लिए, या फिर कह सकते हो इसका 5G का पहले स्पेक्ट्रम ले लिया। बहुत सारी और भी कंपनीज थी बट वो ले नहीं पाई, तो ये ज़्यादा आगे रेस में चले गए, एंड बाकी सब कंपनीज क्या होगी, फिनिश होगी। एक कंपनी और भी है, इंडियन कंपनी BSNL। BSNL ने जो है बहुत लेट जो है ये जो है स्पेक्ट्रम लिया, एंड अब जाके जो है BSNL अभी भी जो है प्रॉपरली इस चीज़ को चला नहीं पा रही, बट जियो एयरटेल आगे रेस में चले गए। तो ये सब हुआ था, एंड इसी चक्कर में जो था आपका जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस था, इसने 122 न्यू लाइसेंस जो थे इशू करे थे, एंड वो पैसा कहाँ गया किसी को कुछ पता भी नहीं, एंड उसकी वजह से जो है बहुत सारा जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लॉस हुआ, एंड ये स्कैंडल भी बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। एंड उसके बाद अगर हम बात करें इसमें जो है वो लाइसेंस जो थे वो उनकी डेट भी चली गई थी, बट स्टिल वो लाइसेंस का कुछ पैसे का जो ट्रांजैक्शंस वगैरह शो करी गई थी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के साथ, जिसमें आपका ए राजा जो थे उनको अक्यूज़ किया गया था कि उन्होंने जो है डेडलाइन से पहले जो है इस एप्लीकेशन को वो करा है, कट ऑफ डेट नहीं बताई। तो मतलब ये सारा जो है स्कैम में हुआ था, बेसिकली सारा हुआ इसी बेसिस पे था। ये अगर आप ये लाइन भी लिख के आते हो तो इससे भी जो है आपका ये काउंट हो जाएगा। बट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके जो पहले 2 हैं वही हैं, एक तो सत्यम स्कैंडल, एक दूसरा विजय माल्या। तो बस इस स्कैंडल में इतना ही था, जो इतना ज़्यादा कुछ रेलेवेंट इसमें मटेरियल है भी नहीं, एंड बट स्टिल इसको हम और ज़्यादा कवर कर सकते हैं। बट इन 2 के ऊपर जो पहला है एंड जो है आपका विजय माल्या का है, इन दोनों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना, एंड इनमें से आपको बहुत अच्छे मार्क्स जो हैं वो मिल सकते हैं। तो चलो इस लेक्चर में बस इतना ही।
थैंक यू एंड मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में।